हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 5 किसका प्रावधान करती है, क्या कहती है। धारा 5 भाग 1 के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय में है और यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक खूबसूरत सी लाइन, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ज़रूरत है अपनी आदतों को बदलने की। इसका मतलब है दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, बस उसको करने के लिए एक लगन और परिश्रम की ज़रूरत होती है। यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको अपनी आदतें और रास्ते बदलने की ज़रूरत है। तो चलिए लर्निंग मोड पे मतलब है आप अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और इसको सीखने की मुद्रा में आ जाइए। सीखिए, याद करिए। धारा 5 के संबंध में एक प्रश्न है, केवल विवाद्यक एवं सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्य का नहीं। समझाइए। मतलब ये कुछ बातें आपके प्रश्न से ही स्पष्ट हो जा रही हैं। इसमें लिखा है कि केवल विवाद्यक एवं सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। मतलब दो ही प्रकार के साक्ष्यों की बात की गई है, विवाद्यक एवं सुसंगत। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं धारा 5 क्या कहती है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देखते हैं। विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादित तथ्य और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्य का नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो आप इस तरह से समझिए, जैसे आप कोई सूट फाइल करते हैं। ठीक है, तो जब सूट फाइल करेंगे उसके लिए आप चाहेंगे कि मामला आपके ही पक्ष में निर्णित हो, आपके ही पक्ष में जजमेंट आए। उसके लिए आप क्या करेंगे? साक्ष्य देंगे, एविडेंस देंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि किस टाइप का एविडेंस देंगे, न्यायालय किस टाइप का एविडेंस एक्सेप्ट करेगा। आप जो एविडेंस दे रहे हैं क्या वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। तो ये जो धारा 5 है उसी के बारे में चर्चा करती है कि हमें किस प्रकार का एविडेंस देना है और कोर्ट किस प्रकार का एविडेंस एक्सेप्ट करेगी। तो किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादित तथ्य और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। मतलब विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य, हम इसकी चर्चा पहली वीडियो में कर चुके हैं कि विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य क्या है। फिर भी जो लोग आज वीडियो देख रहे होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, उनको समझाने के लिए बस थोड़ा सा ये कि विवादित तथ्य ऐसे तथ्य को कहते हैं जिनमें विवाद रहता है, जो फैक्ट इन इशू में रहते हैं। ठीक, और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? रिलेवेंट फैक्ट जिसे इस अधिनियम की धारा 6 से 55 तक लेकर अगर कोई फैक्ट उससे रिलेवेंट हो जाता है, उससे संसक्त हो जाता है, तभी वो रिलेवेंट फैक्ट माना जाता है। मतलब ये मैंडेटरी है कि उसका इस अधिनियम की धारा 6 से 55 तक में रिलेवेंट होना है, अदरवाइज वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो हम एविडेंस देते हैं वो विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में साक्ष्य देते हैं। मतलब उसके एग्जिस्टेंस और
नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में साक्ष्य देते हैं। हम जो भी साक्ष्य देते हैं उसके माध्यम से हम जो विवादित तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व साबित करते हैं। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या कहता है। यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसमें सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरहित कर दिया गया है। इसका जो स्पष्टीकरण है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही है जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अयोग्य ठहरा दिया गया है साक्ष्य देने के लिए। मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता अगर किसी व्यक्ति को कह दे कि ये व्यक्ति अयोग्य है, ये साक्ष्य नहीं दे सकता, तो वह साक्ष्य नहीं दे पाएगा। फिर देखते हैं दृष्टांत। इसका एक एक दृष्टांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप उसको अच्छे से समझिए। और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। दृष्टांत ए है इसका कि ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। मान लीजिए ए का ट्रायल हो रहा है, किस लिए? बी का मर्डर करने के लिए, कि उसने बी का मर्डर करने के लिए। तो हम देखेंगे कि इस विचारण में क्या क्या फैक्ट इन इशू है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकता है, जैसे है क का बी को लाठी से मारना, ये फैक्ट इन इशू में आएगा। क्या क ने ख को लाठी से मारा? इसमें ऐसी स्थिति बन रही है कि एक पार्टी क्या करेगा, उस चीज को डिनाई कर सकता है, असर्ट नहीं करेगा, तो ये फैक्ट इन इशू हो जाएगा क्योंकि उसमें विवाद आ गया, इस बात के बारे में विवाद आ गया, क्या ए ने बी को लाठी से मारा, वाकई में मारा। फिर है क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना, तो क्या ए ने ऐसी उसको इस तरह से मारा कि बी की डेथ हो गई? ये भी फैक्ट इन इशू है। फिर है ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय, क्या ए का इंटेंशन ऐसा था? क्या वह ऐसा इंटेंशन रखता था कि वह बी की मृत्यु कारित कर दे? तो ये सारे फैक्ट्स फैक्ट इन इशू हैं जिसमें एक पार्टी जो है उस चीज़ को डिनाई कर सकती है, उसको नहीं मान सकती है या असर्ट कर सकती है, जो भी होगा, लेकिन उस पर विवाद बना रहेगा। ठीक है, फिर इसका इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। इलस्ट्रेशन बी कहता है कि एक वादकर्ता अपने साथ वह बंध पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। यह धारा इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंध पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। मान लीजिए एक शूटर है, ठीक है, और उसको जो न्यायालय ने ऑर्डर दिया कि वो बॉन्ड को क्या करे, आके कोर्ट में उसको पेश करे या उसके कंटेंट्स को ही पेश करे, और वो व्यक्ति क्या करता है, और यह ऑर्डर दिया है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, उसको ये ऑर्डर दिया गया है, सिविल न्यायालय ने दिया है, तो वो शूटर क्या करता है कि न तो वह उस बॉन्ड को लाता है और न ही उसके कंटेंट्स को साबित करता है।
और फिर क्या चाहता है, वह पहली बार नहीं लाता, और फिर क्या चाहता है कि जब कोई दूसरी स्टेज हो या कुछ भी, तो वह फिर उस बॉन्ड को लाए और उसके कंटेंट्स को साबित करे। तो यहाँ पे वह व्यक्ति अयोग्य ठहरा दिया गया कि वह अब इस एविडेंस को नहीं दे सकता। धारा 5 यह अभिकथित करती है कि किसी वाद या कार्यवाही में निम्नलिखित के अस्तित्व या अनस्तित्व के संबंध में साक्ष्य दिया जा सकेगा: विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू, और ऐसे अन्य तथ्यों का जिन्हें साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 में सुसंगत घोषित किया गया है, और किन्हीं अन्यों का नहीं। ऊपर लिखे गए तथ्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब है कि हम केवल फैक्ट इन इशू और जिन्हें धारा 6 से 55 में जिस फैक्ट्स को रिलेवेंट घोषित किया गया है, केवल उन्हीं के बारे में एविडेंस दे सकते हैं और किसी अन्यों का नहीं। यहाँ लिखा है किन्हीं अन्यों का नहीं, मतलब साफ साफ मना कर दिया गया है कि किन्हीं अन्यों का नहीं दिया जा सकता। अर्थात जो तथ्य न तो विवाद्यक हैं और न ही इस अधिनियम की धारा 6 से 55 के अधीन सुसंगत हैं, उनको साबित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि इस धारा के अंत में किन्हीं अन्यों का नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। किन्हीं अन्यों का नहीं वाक्य न्यायालय पर यह कर्तव्य अधिरोपित करते हैं कि असंगत साक्ष्य को अपवर्जित कर दें। ये जो शब्द दिए गए हैं किन्हीं अन्यों का नहीं, देखने में तो छोटा है, बट एक्चुअली में छोटा है नहीं। यह तो कोर्ट पे ही एक ड्यूटी अधिरोपित कर दे रहा है कि वह इनके अलावा कोई और साक्ष्य नहीं लेगा, केवल इन्हीं के संबंध में, इन्हीं अस्तित्व और अनस्तित्व के संबंध में साक्ष्य ले सकेगा, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के, और किसी का भी नहीं। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के अधीन न्यायाधीश को प्राधिकृत किया गया है कि वह पक्षकार या उसके वकील से पूछे कि वह साक्ष्य जो पेश किया गया है किस प्रकार सुसंगत है। अब देखिए, यहाँ पे आप कोर्ट में एविडेंस तो ले जा रहे हैं, लेकिन वो एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये कोर्ट पे है। और कोर्ट क्या करेगा, इसकी पावर दी गई है उसे सेक्शन 136 में। वह 136 के तहत उस जो एविडेंस लाने वाला व्यक्ति है उससे पूछेगा कि क्या जो आप एविडेंस लाए हो वो एडमिसिबल है, रिलेवेंट है। अगर हाँ, कोर्ट इससे सहमत है, एग्री है, तो उस एविडेंस को देने देगा, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में सेक्शन 136 क्या है। न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य यदि वह साबित हो जाए किस प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब 136 में कोर्ट को ये पावर मिली है कि जब दोनों पक्षकारों की बात की गई है, यहाँ पे दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर कोई भी एविडेंस को साबित करना चाहता है, वह कोर्ट में ले जाता है, तो कोर्ट क्या करेगा, पूछेगा कि आप जो एविडेंस लाए हो वह किस प्रकार से और किस सेक्शन के तहत एडमिसिबल है और रिलेवेंट है। न्यायालय यदि किसी सबूत को अग्राह्य समझता है तो चाहे कोई पक्षकार आपत्ति करे या ना करे, उसे अन्य तथ्य को अग्रहित कर देना चाहिए। मतलब एक तरह से ड्यूटी की तरह है। पक्षकार चाहे कुछ बोले या ना बोले, अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ये फैक्ट रिलेवेंट नहीं है, तो उसको जो है तो नहीं लेना चाहिए, ग्राह्य नहीं करना चाहिए।
इंग्लैंड में स्थिति देख लेते हैं इसकी कि इंग्लैंड में स्थिति क्या है। समस्त सुसंगत साक्ष्य जो संसद के अधिनियम द्वारा अपवर्जित न हो ग्राह्य है। देखिए यहाँ पे जो अपवर्जन दिया गया है ये है कि इस अधिनियम में लिख दिया गया है कि केवल इन्हीं तथ्यों का साक्ष्य लिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। लेकिन वहाँ पे ये काम वहाँ की संसद करती है। संसद कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनको वो मना कर देती है कि नहीं, इनको नहीं लिया जा सकता, तो वो एविडेंस भी एडमिसिबल नहीं होते हैं। किन्हीं अन्यों का नहीं वाक्य के अंतर्गत निम्न साक्ष्य भी आते हैं जो न्यायालय में ग्राह्य नहीं है। ठीक है, देखने में छोटा है बट इसमें कई बातें शामिल हैं। अब देखते हैं कि किन्हीं अन्यों में कौन से ऐसे एविडेंस हैं जिन्हें न्यायालय नहीं लेता है या न्यायालय के द्वारा उसको मना कर दिया गया है। वह है सीपीसी से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा वर्जित। मतलब अगर कोई किसी विधि द्वारा सीपीसी प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित अगर कोई तत्समय प्रवृत्त विधि है और अगर उसके द्वारा वर्जित कर दिया जाता है तो फिर वो एविडेंस नहीं लिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, उस दस्तावेज को साबित नहीं किया जा सकता जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्यता रजिस्ट्रीकृत होनी थी, किंतु उसमें समाविष्ट स्थावर संपत्ति के समव्यवहार के बारे में उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया था। मतलब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसका रजिस्ट्रीकरण कंपलसरी है और फिर भी उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है तो वो फिर ऐसा एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। इसके बारे में बहुत ही पूछा जाने वाला केस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्री में भी और मेंस में भी, तो ज़रूर ध्यान दें। केस का नाम है राम बिहारी यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1998 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य की सुसंगति और उसकी ग्राह्यता में अंतर को स्पष्ट किया। न्यायालय ने कहा कि बहुधा अभिव्यक्ति, सुसंगति और ग्राह्यता का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है, परंतु उनके कानूनी भावों में अंतर होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे तथ्य जो सुसंगत हो ग्राह्य न हो। इस केस से क्या समझ में आ रहा है? अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप ये पढ़े कि जो तथ्य रिलेवेंट हैं फैक्ट इन इशू से और जो इस अधिनियम के तहत धारा 6 से 55 से रिलेवेंट हैं वो ग्राह्य होंगे, साक्ष्य दिया जा सकता है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो रिलेवेंट तो हैं बट वो एडमिसिबल नहीं है। उन्हीं के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि रिलेवेंट और एडमिसिबल दोनों को सेम अर्थ में लेते हैं, बट ये दोनों एक है नहीं, दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। तो देखिए, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यह जो रिलेवेंट है फिर भी एडमिसिबल नहीं है और जो एडमिसिबल है वो रिलेवेंट नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी या किसी अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच संसूचनाएं बहुत ही सुसंगत और बड़े ही प्रामाणिक मूल्य की हो सकती हैं, परंतु ग्राह्य नहीं होती हैं। इसका उदाहरण हमारे साक्ष्य अधिनियम में ही मिल जाएगा, धारा 122 के तहत। उसमें यह है कि जब तक पति पत्नी का वैवाहिक संसूचना उसमें दी गई है कि जब तक विवाह बना रहता है तब तक पति पत्नी के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको बाद में हम ला नहीं सकते, कोर्ट के सामने नहीं ला सकते। हालांकि सोचिए कितना रेलिवेंट है ये फैक्ट, बहुत रेलिवेंट है, लेकिन फिर भी एडमिसिबल नहीं है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ग्राह्य हैं लेकिन सुसंगत नहीं है। ऐसे तथ्यों की ग्राह्यता कुछ अन्य बातों पर आधारित है। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हैं बट एडमिसिबल नहीं हैं। अब ऐसे देखेंगे जो एडमिसिबल हैं
बट रेलेवेंट नहीं है, और इनकी जो एडमिसिबिलिटी है वो अन्य बातों पर आधारित होती है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। किसी साक्षी की विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए उसके सील के बारे में उसकी प्रतिपरीक्षा में उससे निकलवाया गया साक्ष्य ग्राह्य होता है, यद्यपि उस मामले के तथ्यों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। एक सामान्य सा प्रोविज़न ये है एविडेंस एक्ट में कि अगर किसी के कैरेक्टर के बारे में कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो एडमिसिबल नहीं होता है, ग्राह्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब साक्षी को लाने वाला पक्षकार, यहाँ पे एक वर्ड दिया है प्रतिपरीक्षा, मैं उसको बताने जा रही हूँ कि जब कोई शूटर होता है वह अपने विटनेस को लाता है और अपने ही विटनेस से उसको ये लगता है कि विश्वास करने लायक नहीं है, तो वह उसकी विश्वसनीयता को परखता है। जांचने के लिए वो क्या करता है? क्रॉस एग्जामिनेशन करता है वही व्यक्ति, जबकि वैसे एग्जामिनेशन जो करता है वह दूसरी पार्टी होती है, बट यहाँ पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है वो जो शूटर है उसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से जब उगलवाया गया साक्ष्य एडमिसिबल माना गया है, और वो भी कैरेक्टर के बारे में। तो अब सवाल यह उठता है, जब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेवेंट नहीं है फिर भी एडमिसिबल हैं, तो एक सवाल यह है कि क्या गलत विधियों से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है? इसके लिए बहुत ही अच्छा केस है मगरास पटौदिया बनाम R.K. बिरला 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस। यदि साक्ष्य विवादित तथ्यों के द्वारा प्राप्त किया गया है और न्यायालय में वह ग्राह्य है, तो न्यायालय को साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ या किसने दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी के समान हम लोगों ने साक्ष्य की परिभाषा में पढ़ा था, और एक टॉपिक ये था कि क्या अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है। उसी प्रकार का सेम यहाँ पे है कि जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो फैक्ट इन इशू के से रिलेवेंट हैं, तो यह नहीं देखा जाएगा कि वो साक्ष्य आया कहाँ से, वह रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन एक केस और है, उसमें देखिए क्या कहा गया है। पुष्पा देवी बनाम M.L. वाधवन 1987 सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहा गया कि किसी अपराध के आरोप में प्राप्त किया गया साक्ष्य गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो तो यदि यह मत न्यायाधीश महोदय का हो कि साक्ष्य का प्रभाव साक्ष्य के मूल्य से बाहर है, तो वह उस साक्ष्य को हटा सकता है। अब यहाँ एक बात आई है कि किसी साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य क्या है, यह हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे साक्ष्यिक मूल्य की बात की गई है, मतलब किसी साक्ष्य को कहाँ तक साबित माना जाएगा, कितना साबित माना जाएगा, एक उसकी साक्ष्यिक वैल्यू होती है, उसी के आधार पर हम कोर्ट साक्ष्य लेता है। तो अगर उस सीमा तक कोई साक्ष्य रहता है तभी वो एडमिसिबल रहता है, मतलब वो साक्ष्यिक मूल्य के लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, तभी वह एविडेंस एडमिसिबल होता है, अदरवाइज नहीं। R बनाम क्रिस्टो 1992 केस नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। के बाद में पुलिस ने चुराई गई जेवर को प्राप्त करने के लिए एक दुकान का निर्माण किया जिसमें चुराई गई जेवरों को लोग खरीदने आए। यह साक्ष्य न्यायालय में विचारण के दौरान ग्राह्य है। जबकि सोचिए, मतलब जो चुराई गई चीज़ें रखता है एक तरह से क्राइम माना जाता है, लेकिन पुलिस ने क्या किया, चुराई हुई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसने एक दुकान ही खोल दिया। एक तरह से तो ये क्राइम हो गया, गलत है, लेकिन फिर भी जब इस माध्यम से कुछ एविडेंस प्राप्त हो रहा है तो उसको ग्राह्य माना जा रहा है, एडमिसिबल माना जा रहा है। धारा 5 के स्पष्टीकरण से निम्न बातें स्पष्ट हैं।
जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को हक न दिया गया हो, मतलब स्पष्टीकरण में ये बातें कही गई हैं कि वो व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता ने हक ही न दिया हो। उदाहरण के रूप में देखते हैं कहाँ कहाँ इसका प्रोविज़न है। वो है सीपीसी का आदेश 7 नियम 14 से 18, सीपीसी का आदेश 13 नियम 3 एवं 10। ऐसा साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा मना किया गया हो। पक्षकार कोई अनुतोष तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह उस अनुतोष का उल्लेख अपनी वाद पत्र में न किया हो। मतलब पक्षकार को अपना कंपनसेशन पाने के लिए इसका उल्लेख उसके वाद पत्र में करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कैसे भी सवाल हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।